हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विन्यास के विषय पर। वर्ण विन्यास क्या होता है? वर्णों का विन्यास यानी व्यवस्था, वर्णों की व्यवस्था ही वर्ण विन्यास कहलाती है। अब वर्ण क्या होते हैं इस बात को समझना सबसे पहले जरूरी है, तब उनकी हम व्यवस्था समझ पाएंगे। तो हम पुस्तक पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो उस किताब में या पुस्तक में कहानी होती है या कविता होती है, यानी गद्य होता है या पद्य होता है। तो गद्य में भी वाक्य की आवश्यकता होती है, वाक्यों से मिलकर के गद्य बनता है। कविता यानी पद्य भी वाक्यों से मिलकर के बनता है। तो बात आती है कि वाक्य क्या होते हैं। वाक्य का मतलब है कि दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई भाव हो, जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम कहते हैं वाक्य। जैसे अर्थात अगर हम लिख दें राम, नाम, काम, साम, दाम, यानी ये शब्द तो हैं अपने आप में, लेकिन इनसे कोई भाव निकल के नहीं आ रहा कि वक्ता क्या कहना चाह रहा है, तो फिर ये अपने आप में वाक्य नहीं है। इसका मतलब हमें ऐसे शब्दों का चयन करना पड़ेगा जिनसे कोई भाव निकलता हो। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो समझ में आ रहा है कि राम पढ़ता है, या तो रेगुलर पढ़ता है, नियमित रूप से पढ़ता है, या पढ़ रहा है। ठीक है। अब बात आती है कि शब्द क्या होते हैं। शब्दों के लिए भी वही परिभाषा है, दो या दो से अधिक अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई भाव हो। यानी कि अगर हम ऐसे ही लिख दें क, ट, प, च, न, कुछ भी लिख दिया, तो अगर इन अक्षरों के समूह से कोई अर्थ, कोई भाव नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब ये शब्द नहीं है। अगर इसी को हम इस तरह से लिखें, कप, चल, तो समझ में आ रहा है कप क्या होता है, किसी वस्तु के विषय में बात कर रहे हैं। चल यानी क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर समझ में आ रहा है तो वो अपने आप में शब्द है। और शब्द क्या है? अक्षरों का समूह। तो भैया अक्षर क्या होते हैं? अक्षरों के लिए हम कह सकते हैं कि व्यंजन एवं स्वर के मिलने से अक्षर का या वर्ण का निर्माण होता है। यानी कि वर्ण या अक्षर एक ही बात है। तो वर्ण का निर्माण किससे हो रहा है? स्वर या व्यंजन से। स्वर और व्यंजन जो कि हमने माहेश्वर सूत्रों में हमने अलग अलग करके पढ़ लिए थे। तो उन स्वर और व्यंजन के व्यवस्था को ही हम वर्ण विन्यास कहते हैं। अब इसमें एक चीज समझने की है कि व्यंजन जो होता है वो आधा होता है। यानी कि जब भी हम कोई व्यंजन लिखेंगे तो उसे इस तरह से लिखेंगे। अगर केवल व्यंजन लिखना है तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है। अगर इसे हिंदी में लिखेंगे तो इस तरह से लिख देंगे क। संस्कृत में लिखेंगे तो इस तरह से लिख देंगे। हिंदी में लिखा तो ऐसे और संस्कृत में लिखा तो ऐसे। यानी कि व्यंजन जो होता है वो हमेशा ही आधा होता है, लेकिन जो स्वर होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है। किसी भी स्वर को अलग से बोला जा सकता है, लेकिन व्यंजन को कभी नहीं बोला जा सकता। कि जैसे मान लो हम लिख लें ऐसे कि क, प,
च, न, स, ल। अब इनको हम बोलने की कोशिश करें तो इनको बोला नहीं जा सकता, यानी किसी भी व्यंजन को बिना स्वर के बोला नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम इसमें सब में अ की मात्रा लगा दें तो इनको बोला जा सकता है सबको। ठीक है, तो अब इसको हम आगे उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आ रहा है कम, कमल। का में हम देख सकते हैं का हलंत है, व्यंजन जिस तरह से होता है उसी तरह से है, हलंत है, आधा है। अब उसे बोलने के लिए हमें एक स्वर की आवश्यकता होती है। तो जैसे हम बोल रहे हैं क में बाद में अ की ध्वनि सुनाई दे रही है तो हमने आ लिख दिया। ठीक वैसे ही माँ आ, माँ में भी अ की ध्वनि सुनाई दे रही है, ल में भी अ की ध्वनि सुनाई दे रही है। अगला देखते हैं कमला। क में अ की ध्वनि सुनाई दे रही है तो अ, म में अ की ध्वनि सुनाई दे रही है तो अ, लेकिन ला यानी ल में बड़े आ की ध्वनि सुनाई दे रही है, इसलिए कमला। अब यहाँ पर देखिए आप कि अमन, अ अपने आप में स्वतंत्र रूप से उपस्थित है, यानी कि उसमें किसी भी व्यंजन की या दूसरे स्वर की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अ के बाद फिर से प्लस आ लिखना पड़ेगा, ये नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अ अपने आप में पूर्ण स्वर है तो दूसरे स्वर की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी व्यंजन की आवश्यकता है। लेकिन म चूँकि व्यंजन है, हलंत है, इसलिए उसमें अ की ध्वनि सुनाई दे रही है तो उसमें अ की ज़रूरत महसूस हो रही है, उसको लिखना पड़ेगा। न में भी हलंत है, व्यंजन है, तो उसे अ की ध्वनि जो सुनाई दे रही है उसको हम लिखें। ठीक ऐसे ही आकाश, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो बड़ा आ है वो अपने आप में स्वतंत्र है, स्वर है, तो उसे किसी भी दूसरे स्वर की या व्यंजन की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से विमला, व में ई की मात्रा, ई की ध्वनि सुनाई दे रही है, ई की मात्रा दिखाई दे रही है, तो हम उसको व हलंत लिख करके ई लिखेंगे। म चूँकि हलंत है, व्यंजन है, तो अ की ध्वनि जो सुनाई दे रही है उसको लिखेंगे। और ला में बड़े आ की ध्वनि सुनाई दे रही है तो ल हलंत और आ की। इमली, ठीक वैसे ही ई भी यहाँ पर स्वतंत्र है। भेजो का, सभी सामान्य हैं, सभी उदाहरण प्रत्येक एक एक स्वर का लिया गया है, जिसमें एक स्वर स्वतंत्र है और एक में बिना स्वतंत्र के भी है। तो इस तरह से आप इन उदाहरणों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं और इनके आधार पर काम कर सकते हैं। दैनिक, ऐनक, इनको धीरे धीरे अगर बोला जाए तो भी समझ में आ जाता है। ओझो, यहाँ पर भी देख लीजिए, ओ अपने आप में स्वतंत्र भी है और ज के साथ वो मिला हुआ भी है। महोदय, भौकाल, औरत। अब इसके बाद आता है एक मिश्रित वर्ण विन्यास। मिश्रित वर्ण विन्यास का क्या होता है, यानी कि कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको हम मिश्रित कहते हैं, यानी कि उसमें दो व्यंजन होते हैं और एक स्वर होता है, तो उसे हम मिश्रित वर्ण कहते हैं। और उस मिश्रित वर्ण का विन्यास करना, उसकी व्यवस्था समझना ही मिश्रित वर्ण विन्यास कहलाता है। जैसे यहाँ पर है श्रृंगार, यहाँ गलती से री इसके नीचे लगा हुआ है, वो तकनीकी खराबी से उधर ये कौमा बन गया ऊपर, बाकी ये है यहाँ पर री, तो स री, श्रृंग, स आधा है, री स्वर है अपने आप में, तो री, तो श्रृंग, तो अंग की जो बिंदी लगी हुई है जिसे हम अनुस्वार कहते हैं वो अपने आप में म होता है, आधा म होता है, हलंत। ग आ र, तो इसे इस तरह से हम समझ सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर है सर्वोदय। अब आप इसमें देख रहे हैं स में अ की मात्रा या अ की ध्वनि सुनाई दे रही है तो अ, लेकिन सर
तो र में अ की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि सर नहीं है बल्कि सर, तो अ की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है, तो अकेले र आएगा। व की तो देखते हैं, तो व में सर वो, व में ओ की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो ओ आ गया। द में अ की ध्वनि सुनाई दे रही है, द, सर वो द। य में भी अ की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो इस तरह से। इसी तरह से अगला देखेंगे तो सर्वत्र, यहाँ पर भी सर, सर, तो र में अ की ध्वनि नहीं है, तो वो अकेला आएगा। व में अ की ध्वनि सुनाई दे रही है। अब अगले आता है त्र, त्र, जैसे बोल रहे हैं त्र, त र अ, तो जैसे बोल रहे हैं उसी तरह से उसका विन्यास हो जाएगा, त र और अ की ध्वनि। अगला अक्षर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क और स से मिलकर के क्ष बनता है, और आगे जो भी स्वर उसके साथ होता है वो आ जाता है। तो इस चीज को ही हमें ध्यान रखना है, क और श इनसे मिलकर के क्ष बनता है। त्र, त्र वो पहले वाला, त र अ, फ ल अ ल। अब ये शब्द भी एक मिश्रित वर्ण से बना हुआ है, ज्ञातव्य। हालांकि इसको हम ज्ञातव्य पढ़ते हैं, आजकल प्रचलन में यही है ज्ञातव्य, लेकिन जिस तरह से ये बनता है उस हिसाब से इसका उच्चारण होता है जा, यानी ज, य और जो भी स्वर इसके साथ होगा वो। यानी अब इस वक्त ज्या है तो आ बड़े आ की ध्वनि है, तो ज्या, त प्लस अ, व्य, व, य, अ। ठीक है। ऋषि, री अपने आप में स्वर है, पूर्ण है, तो ऋषि। यहाँ देवर्षि बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसे सर्वत्र था, देवर, व के बाद में र में आ की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है, व में सुनाई दे रही है लेकिन र में नहीं है। और गवाग्र, ग में अ की ध्वनि सुनाई दे रही है, व में आ की ध्वनि है, वा, ग वा, ग्र, ग्र। अब इसको बोल के देख लीजिए, ग र अ, ग्र। तो पहले ग बोला तो ग, र बोला तो र, और उसके बाद अ की ध्वनि सुनाई दी तो आ। इस तरह से आपका ये संपूर्ण वर्ण विन्यास हो जाता है। अब आप लोगों के लिए यह होमवर्क दिया जाता है कि आपके जितने भी घर वाले हैं उन सभी के नाम इसी तरह से लिखिए जैसे यहाँ उदाहरणों में समझाया गया है, और उसी तरह से उनका वर्ण विन्यास भी करिए।